एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि यू 0 हो गया। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास आएगा s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। तो आप इससे भी देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें टाइम में अलग अलग वैल्यूज पुट करूं, सपोज मैं देख रही हूँ कि पहली सेकंड में कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो वो आ जाएगा हाफ a1 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि जब 2 सेकंड बीत चुकी थी तो कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो हमारे पास आएगा हाफ a2 का स्क्वायर। ये गुड क्लियर है? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनामिका। अब ऐसे ही अगर 3 सेकंड जो पार हो चुके हैं तब देख रहे हैं कि तब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हाफ a इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है कि जब 1 सेकंड हो गई तब की, जब 2 सेकंड हो गई तब की। पर ये उसके लिए नहीं बता रहा कि 2 और 1 के बीच में जो 1 सेकंड का फर्क है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो अगर मेरे को देखना है इन दोनों के बीच में जो 1 सेकंड गई उसमें कितना हुआ, तो कैसे निकाल सकते हैं? S2 माइनस S1। करेक्ट, S2 माइनस S1। तो वो कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे S2 माइनस S1 करेंगे तो आएगा हाफ a इंटू 4 माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 3a/2। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो। अब अगर मेरे को देखना है 2 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस पार हुआ, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं? S3 माइनस S2। S3 माइनस S2। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ a 5। इंटू 9 माइनस 4। करेक्ट, हाफ a इंटू 5। अब जब स्टार्टिंग में टाइम होता है वो तो 0 से शुरू होता है, तो 0 और 1 के बीच में तो हाफ a हुआ, उससे अगली सेकंड में 3a/2 हुआ, उससे अगले में 5a/2 हुआ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शगुन। तो यहाँ पे अगर मैं ये हर सेकंड के लिए मतलब सेम टाइम के लिए दे रही हूँ अगर रेशियो डिस्टेंसेस का, तो वो कुछ ऐसा आएगा, पहली सेकंड में उससे दूसरी वाली सेकंड में तीसरी वाली सेकंड में ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब इससे आगे की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हम 3 ले लेंगे तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये 2 2 2 कैंसिल हो गए, ये ए भी कैंसिल होगा, क्या बच गया हमारे पास? 1:2 3:2 5:2 7 एंड सो ऑन। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास टाइम सेम है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंसेस हैं वो ऑड नंबर्स के रेशियो में आ जाते हैं। किसी को डाउट है इसमें? बोलो तमन्ना। मैम 7 कैसे आया? अच्छा 7, वो अगले वाली जब टर्म हो जाएगी उससे 7 आ जाएगा, वो पैटर्न चल रहा है ना। यस मैम। मैम वो टू है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कौन से वाला 2 2? जैसे हाँ, 1/2 रेशो। अगर रेशियो में चीज सेम होती है, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 2:4:8, तो मैं इन तीनों को एक सेम नंबर से तो डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कर सकती कि इन दोनों को अलग से करा और इन दोनों को अलग से करा, पर इन तीनों को मैं सेम पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। एक से मेरी स्क्रीन स्टक हो गया, आई थिंक आपकी स्क्रीन पे। हाँ, मैं कह रही थी कि मैं 2 और 4 को और 4 और 8 को अलग अलग से नहीं कर सकती, इन तीनों को आपस में एक नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे सब में 2 2 2 था तो कैंसिल हो सकता है। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब अगर हम कहीं भी इवन नंबर लिखते हैं तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2n, यस मैम। कि अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी नंबर से तो वो इवन बन जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। अब अगर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2n-1, तो ये ऑड नंबर होगा या इवन होगा? मैम ऑड। नंबर। वो ऑड नंबर होगा। इवन में से जैसे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करा वो ऑड हो जाएगा। ऐसे 2n-3 क्या होगा? मैम और वो भी ऑड नंबर होगा। अच्छा, अब ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2n-1। बड़ा है। तो अगर मेरे को मतलब कोई भी बताना कि चलो ठीक है यहाँ तक तो 7 आ गया,
आगे का कोई भी नंबर बताना है कि 10वां नंबर क्या होगा, तो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ 2n-1, ये वाला ऑड नंबर। और अगर मैं उससे पहले वाला देखना है तो 2n-3, उससे और पहले वाला देखना है तो 2n-5। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ये 1 और 3 क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप कोई भी दो ऑड नंबर लिखो, जैसे 5 और 7, उनमें कितना गैप होता है? 5 और 7 में कितना गैप है? 1. मैम 2 का। 2 का. 2 का। तो एक में से अगर मैं 2 डिस्टेंस पहले जाऊं तो -3 आ जाता है। क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. पक्का डाउट नहीं है किसी को भी? No. तो मैम तो अब हम एक बार कंजर्वेशन लॉस करते हैं, जो हमारा टॉपिक मिस हो गया था। आप लोग का फेवरेट क्या है? बायो है, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है? मोस्टली बायो ही होगा। Yes, ma'am. Bye. यस मैम। अच्छा, सबको डॉक्टर बनना है? Yes, ma'am. एक सेकंड। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है जब तक पीपीटी स्टार्ट हो रही है? कंजर्वेशन का मतलब? Constant. Constant. अच्छा, तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट टाइगर्स, But क्या मतलब होता है? मैम वो ना बना सकते ना कम कर सकते हैं. मतलब बचा के रखना, जितने हैं उसको बचा के रखना, Yes, ma'am. है ना? तो फिजिक्स में भी वही मतलब होता है कंजर्वेशन का, जो भी चीज है उसको बचा के रखना है। ना हम उसे बना सकते हैं ना उसे हटा सकते हैं, जो वैल्यू है उसको तो बना के रखना पड़ेगा। Yes, ma'am. विजिबल है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो कंजर्वेशन का मतलब हो गया कोई भी चीज है उसको बचा के रखना। और लॉ का मतलब क्या होता है? मैम लॉस मतलब मैम जैसे हिंदी में क्या होता है लॉ? सिद्धांत। सिद्धांत से. हाँ, तो सिद्धांत, कानून, यही होगा। यस मैम. मतलब कंजर्वेशन लॉ का मतलब हो गया कोई भी चीज है उसको बचा के रखना है, और उसके लिए क्या नियम है वो हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ लॉज। क्लियर है ये? यस अब फिजिक्स में हमारे पास मोस्टली 5 लॉज है, यहाँ पे और भी होते हैं, पर अभी के लिए हम 5 ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक एक करके सबको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ, अनामिका है मेरे पास, दीक्षा है और केतकी है। अब क्या करते हैं, हमारे पास अनामिका के पास है 10 चॉकलेट्स, दीक्षा के पास है 1 चॉकलेट, केत के पास है 2 चॉकलेट्स। क्वेश्चन क्लियर है ये? यस मैम. यस। अब क्या करते हैं यहाँ से, अनामिका, दीक्षा, केत, अनामिका ने क्या किया, अपनी 3 चॉकलेट्स दीक्षा को दे दी, तो दीक्षा के पास 4 हो गई, और 2 चॉकलेट्स केतकी को दे दी, उसके पास 4 हो गई। तो और अनामिका के पास बची है हमारे पास 5। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या ये सिस्टम कंजर्व है या नहीं है चॉकलेट्स का? नो मैम। नो मैम. अच्छा, क्यों कंजर्व नहीं है? मैम दीक्षा के पास सॉरी अनामिका के पास एक एक्स्ट्रा है। एक सेकंड, मैंने क्या कर मैंने ये 3 उसको दी, 2 उसको। एक्स्ट्रा कैसे आ रही है? मैम दीक्षा और केतकी के पास 4 चॉकलेट है और अनामिका के पास 5। हाँ, तो कंजर्व क्यों नहीं है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैम क्वेश्चन रिपीट करना.
मैं कह रही हूँ यहाँ पे 3 बच्चे अनामिका, दीक्षा और केतकी, उनके पास चॉकलेट थी 10, 1 और 2। अनामिका ने अपनी 3 दीक्षा को दे दी और 2 केतकी को दे दी। तो अब हो गई अनामिका के पास 5, दीक्षा के पास 4 और केतकी के पास 4। मैं कह रही हूँ कि चॉकलेट्स कंजर्व हैं यहाँ पे। आपको जो भी आंसर लग रहा है आप बोलो। जितनी है उससे ज्यादा हो गई। उससे ज्यादा हो कैसी रही है, ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पे? क्योंकि मैम एक इसके पास ज्यादा है अनामिका के पास, उसे कंजर्व करके। अच्छा, तमन्ना ये एक ज्यादा कहाँ पे है? ये मेरे को नहीं दिख रही है एक ज्यादा। मैंने सारा प्लस माइनस सब कर लिया, एक ज्यादा कहाँ पे है? मैम अनामिका के पास 5 नहीं है और केतकी और दीक्षा के पास 4 4 है। अच्छा ठीक है, ओके। तो ऐसे नहीं करना है यहाँ पे बिल्कुल भी। कंजर्वेशन का सिस्टम मतलब है हम लोग क्या करेंगे, एक एक के पास नहीं देखना होता है कंजर्वेशन, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया था। हमें क्या देखना है कि जो पहले जो सिस्टम था इन तीनों को मिला के, उसमें क्या वैल्यू थी चॉकलेट्स की। तो अगर आप ऐड करो तो +1 +2 मैम कंजर्व है और हम बाद में 13। हाँ, तो वही मेरे को समझ नहीं आ रहा था आप एक एक्स्ट्रा ला कहाँ से रहे हो, अब क्लियर हुआ। तो हमें ये नहीं देखना है कि किसके पास ज्यादा हो गए किसके पास कम, हमें ये देखना है वही लोग हैं पहले भी और वही लोग हैं अब भी। तो क्या जो चीज उनके पास जितनी पहले थी उतनी ही है, तो उनको ऐड करेंगे। नो मैम। अभी भी 13 है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो जब भी हम कंजर्वेशन ma'am. सिस्टम की Yes, बात ma'am. कर रहे हैं, मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर एनर्जी थी, आपने वो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर दी, तो उससे एनर्जी लॉस नहीं हुई है, वो दूसरे में चली गई है, तो हम टोटल वैल्यू देखते हैं। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अनामिका है, दीक्षा है, और यहाँ पे अनामिका और दीक्षा। अब अनामिका के पास पहले थी 5 चॉकलेट्स, दीक्षा के पास भी 5 थी। अब क्या हुआ, अनामिका को एक एक्स्ट्रा मिल गई, उसकी कोई फ्रेंड था बाहर का, उसने एक और एक्स्ट्रा दे दी और दीक्षा के पास 5 है। अब कंजर्व है या नहीं है? नो मैम। नो मैम। अब कंजर्व नहीं है क्योंकि पहले तो उनकी टोटल होके 10 आई थी और अब उनकी टोटल होके 11। 11। 11। समझ में सबको? यस मैम। यस। तो फिजिक्स में जब आप कंजर्वेशन की बात करोगे, आप एक एक चीज को नहीं पकड़ोगे, आप देखोगे जो जो सिस्टम में है चीजें, जैसे अनामिका, दीक्षा और केतकी थी, उनके पास टोटल सामान कितना है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब सबसे पहले हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वो देखते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी एनर्जीज आती है मैकेनिकल में? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि इसकी जो वैल्यू है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है या ये वैल्यू कंजर्व रहती है। हम कंजर्व इसलिए बोलते हैं और कांस्टेंट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से कांस्टेंट बदल जाता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 30 जूल्स एनर्जी थी, फिर किसी क्वेश्चन में 50 जूल्स हो गई, पर जब हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो 30 ही रहेगी, दूसरे की बात कर रहे हैं तो वो 50 ही रहेगी। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। तो उस क्वेश्चन में तो कांस्टेंट रहती है, पर जरूरी नहीं है हमेशा उस कांस्टेंट की वैल्यू सेम। अब इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। मान लेते हैं मैंने एक बॉल को ऊपर से छोड़ा है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक का होता है mv स्क्वायर। हाफ एमबी स्क्वायर। करेक्ट। अब मैंने क्या की, बॉल को ऊपर से छोड़ा, और अब उसकी हमने इस पॉइंट पे एनर्जी निकाली, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे? 0। जीरो। ठीक है, और उस पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? एमजी। है ना, mgh हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि वो वैल्यू है 10, तो इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है? 10। पोटेंशियल की 10 आ रही है। अब ये पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे नीचे आ जाते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है इस हाइट पे?
Zero. जीरो जीरो। जीरो और काइनेटिक एनर्जी Zero. मैम Max. मैक्सिमम होनी चाहिए। अब सोच के बताओ कितनी होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी? 10. 10 होगी। क्यों 10 होगी? किसने बोला? पल्लवी आपने? Yes, ma'am. Ma'am, क्यों? kinetic energy is converted into potential energy. करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब हुआ क्या, हमारे पास है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला के आंसर 10 आना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 हो गई तो आंसर 10 करने के लिए यहाँ पे काइनेटिक 10 हो जाती है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम अब Yes, ma'am. अभी रिपीट करती हूँ प्रीति, देखो हमारे पास है कि काइनेटिक और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है, कांस्टेंट। अब यहाँ ऊपर वाले पॉइंट पे गए तो 0 + 10 10 आ रही है। अब नीचे वाले पॉइंट पे आए तो पोटेंशियल तो 0 हो गई, तो 0 लिख दिया। अब उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी ऐड करनी है, पर आंसर वही रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, 10। तो काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी। क्लियर है प्रीति? प्रीति आप मैम नो। क्लियर नहीं है? मैम नो। ओके, देखो हमारे पास, मैं फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। अगर मैं मान लो इस पॉइंट से चल रही हूँ इधर तक, और यहाँ पे स्टार्टिंग पे ए पॉइंट पे मेरे पास यहाँ पे मान लो 5 बलून्स हैं और 7 चॉकलेट्स है, ठीक है। और मैं कह रही हूँ ये बलून और चॉकलेट्स का जो सम है ये सेम रहना चाहिए, कि टोटल 12 ही आंसर होना चाहिए। तो मैं 12 को अलग अलग तरीके से लिख सकती हूँ ना। हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 10 चॉकलेट्स हो गई, 2 बलून हो गए। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 12 चॉकलेट्स हो गई, 0 बलून हो गए। ये क्लियर है प्रीति? यस मैम। मतलब टोटल आंसर 12 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि हमने जब स्टार्ट किया हमारे पास 0 काइनेटिक थी और 10 पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी 10 आ रही है। अब मैं अगर कहीं पर भी जाऊं इस लाइन के अक्रॉस तो ये वैल्यू 10 ही होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अब सबसे नीचे गए तो वहां पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। अब ये तो 0 हो गई पर आंसर 10 आना चाहिए था। तो वो 10 कहाँ से आता है? काइनेटिक वाले पार्ट से। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 10 हो जाती है। अब समझ आया प्रीति? यस मैम। ओके, अब अगर हम इस बीच वाले पॉइंट पे देखें, मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 3, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 7। 7 हो जाएगी। क्लियर है ये सबको? यस। Yes. Yes, यस मैम। ma'am. यहाँ पे टोटल सब 10 होना चाहिए था, तो अगर एक चीज 3 है तो दूसरी चीज 7 हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 गाड़ियों की टक्कर हो रही है, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और उसकी वेलोसिटी है v, और एक गाड़ी यहाँ से आई उसकी वेलोसिटी है v। अब क्या हुआ, टक्कर होने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। टक्कर होने के बाद तो गाड़ी रुक ही जाती है ना, 0 हो गई, है ना। तो उसके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी कि एक 100 की स्पीड से आ रही है, एक 120 की स्पीड से आ रही है। फिर ये एनर्जी कहाँ गायब हो गई सारी की सारी? तो टक्कर होते वक्त जो इतनी जोर से आवाज आई, इतना सारा धुआं निकला, इतनी सारी हीट प्रोड्यूस हुई, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गई। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम तो एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, और ना ही कहीं से एकदम से बन गई। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमेशा अगर हम कभी भी देखें तो टोटल एनर्जी, जो सारी एनर्जी को मिला के है, काइनेटिक, पोटेंशियल, प्रेशर, हीट, लाइट, केमिकल, और भी बहुत सारी होती हैं, उन सबका टोटल सम जो है वो फिक्स रहता है। तो कभी भी ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, पर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है सबको ये? यस मैम यस। ओके, यस मैम। एक सेकेंड, कुछ बोलना था मैं एकदम से भूल गई। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्म से दूसरा, हमें ये कह रही थी कि हम जनरली क्वेश्चंस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले में हम काइनेटिक और पोटेंशियल लेके चलते हैं।
क्योंकि अब आप सोचे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें हमने छोटा सा रिएक्शन करा, अब आप कितनी एनर्जीज को ऐड करोगे, काइनेटिक पोटेंशियल कितने फॉर्मूलेज लगाओगे, आप हीट भी निकाल रहे हो, अगर लाइट भी निकाल रहे हो, केमिकल भी निकाल रहे हो, तो आप निकालते ही रह जाओगे कि टोटल एनर्जीज कितनी बनी। तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में दो ही एनर्जी लेके चलते हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, और उनको कंजर्व रखते हैं। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। फिर हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन दोनों में ना हल्का सा फर्क है। केमिस्ट्री किस किस को अच्छी लगती है? चलो ठीक है, केमिस्ट्री वाले तो काफी मिल गए। ओके, तो यहाँ पे जिन वाले को एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें केमिस्ट्री काम आएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं, बेसिक वाली केमिस्ट्री। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर आपके मान लो आपके एक हाथ में 5 kg की बुक्स है और दूसरे हाथ में आपके पास 10 kg का आयरन की ब्रिक, आयरन का बार है कुछ, और आपने उन दोनों को एक हाथ में ले लिया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना, उन दोनों को मिला के। ऐसे ही अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनवा रहे हैं, तो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया और जिसका मास हो गया 36। तो आप चेक कर सकते हो कि 4 + 32 का भी सम 36 से आ रहा था। तो जितना मास हम जोड़ रहे हैं उतना ही आंसर में मिल रहा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास क्या होता है इस केस में, देखो जब हमारे पास ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से वाटर बना, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं HO, तो ऐसे बनता है, बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे। यस मैम। पर ये बॉन्ड बनते वक्त सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, या फिर शेयर हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहता है ना, यस मैम। ऑक्सीजन यस मैम। रहता है। अब अगर मैं किसी के न्यूक्लियस में घुस जाऊं, तो किसी के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? मैम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन कौन बोल रहा है न्यूक्लियस में? मैम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। है ना। और अब मैं किसी के प्रोटॉन निकाल लाऊं या प्रोटॉन ही बदल दूं, तो क्या वो एलिमेंट सेम रहेगा? नो मैम। एटॉमिक नंबर किससे बनता है? मैम एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से बनता है। मैम प्रोटॉन नंबर। जैसे अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, कितना एटॉमिक नंबर होगा? मैम 6 हो जाएगा, 6। मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है। अब अगर मान लो उसमें से मैंने एक प्रोटॉन निकाल लिया, तो वो तो बोरॉन बन गया। यस मैम। यस मैम। और नारायण सिंह, आपने हैंड रेज कर रखा है, आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे? आप कौन से वाला पार्ट, और अपना नाम बता दो पहले। मैम प्रिया। हाँ, और यही वाला पार्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला। चलो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर हम दो मास को जोड़ के एक नई चीज बना रहे हैं, तो टोटल मास ऐड करते हुए सेम रहता है। पर इसमें क्या है, हम किसी को बदल नहीं रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और उनको जुड़ के बस एक चीज बन गई। पर अब मैं मान लो किसी के न्यूक्लियस में घुस जाऊं, तो न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब आपको पता है प्रोटॉन से हमारे पास एटॉमिक नंबर मिलता है, तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है। अब अगर मैं क्या करती हूँ, उसमें से एक प्रोटॉन निकाल देती हूँ, तो 5 प्रोटॉन रह गए। यस मैम। 5 प्रोटॉन वाला तो बोरॉन होता है, यस मैम। मतलब मैंने बदल दिया कुछ ना कुछ। यस मैम। अगर हम अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस यही बताता है कि अगर मैं मान लो किसी की भी न्यूक्लियस की बात करती हूँ, या फिर मैं दो न्यूक्लियस को जोड़ के एक नया न्यूक्लियस बना रही हूँ, कि मैंने क्या किया, 4 प्रोटॉन लिए, 4 प्रोटॉन वाला एक न्यूक्लियस ले लिया, एक 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस ले लिया, और टोटल बना दिया 10 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस एक। तो आपके हिसाब से जो मास है वो कंजर्व रहना चाहिए। कि अगर मैं यहाँ पे, चलो इजी एग्जांपल से बोलती हूँ, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 4 ग्राम था हमारे पास पहले वाले न्यूक्लियस का मास, और दूसरे वाले का है मान लेते हैं 6 ग्राम।
तो जो आंसर में न्यूक्लियस बन रहा है उसका कितना मास होना चाहिए? 10 ग्राम 10 ग्राम। यही बोलोगे सब लोग, 10 ग्राम होना चाहिए। यस मैम। में ऐसा नहीं होता। जो मास हमें मिलता है वो मिलता है कुछ ऐसे 9.99। मतलब कुछ ना कुछ मास खो जाता है जब न्यूक्लियस की बात करते हैं, कि न्यूक्लियस के अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के उनका मास देखें और फिर कंपेयर करें कि जो न्यूक्लियस है उसका मास क्या है, तो उसमें एक फर्क आता है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब यही सेम चीज मान लेते हैं, कोई बड़ा सा न्यूक्लियस है, उसका मास m है और वो 2 न्यूक्लियस में टूट गया, तो भी ये चीज हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर मास देखें और इस बड़े वाले का मास देखें तो वो भी मैच नहीं करता है। तो बचा हुआ मास जाता कहां पे है? वो आइंस्टाइन ने बताया कि वो वाला मास एनर्जी में लग जाता है, कि एक बड़ी चीज को हम तोड़ रहे हैं उसमें भी कुछ एनर्जी लगी, और 2 चीजों को हम ऐसे जोड़ रहे हैं उसमें भी कुछ एनर्जी लगी। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब वो चीज यस इस केस में नहीं हो रही थी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब जोड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो बॉन्ड बना रहे हैं बस। पर किसी के अगर हम न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकाल रहे हैं, तो आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रांग होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखा हुआ है। उसमें से अगर मैं एक निकालूंगी तो मेरे को एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसमें एक प्रोटॉन डालूंगी भी तो भी एनर्जी काफी लगानी पड़ेगी। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। नेहा कौन सा पार्ट पूछ रहे हो आप? नेहा ठाकुर? यस मैम। हाँ, कौन से पार्ट में डाउट है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस में। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस अब बेसिक टर्म में ये कहता है कि अगर मैं प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन सब का मास देखूं और फिर जोड़ूं, मान लो मेरे पास टोटल मास आ रहा था 10 ग्राम सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के, और मैं फिर न्यूक्लियस का मास देखूं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में रख के चीज बनी न्यूक्लियस, उसका मास कंपेयर करूं तो वो 10 नहीं होता, उससे कुछ कम होता है। वो जो बचा हुआ थोड़ा बहुत मास छोटा ही होता है, जैसे 0.001 इतना ही छोटा मास होता है जो खो जाता है। एक्चुअली में खोता नहीं है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ आया नेहा? यस मैम। अब आइंस्टाइन ने इसके लिए फॉर्मूला दिया कि एनर्जी कितनी बनती है, तो उसने बोला कि E इक्वल्स टू हमारे पास होता है mc²। ये m क्या है? वही मास है जो खो गया था। जैसे इस केस में बात करूं तो 0.01 ये वाला मास, मतलब जो भी मास डिफेक्ट था जो खो गया था, ये वो वाला मास है। और c क्या होता है, किसी को पता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट। क्या वैल्यू होती है उसकी? 3 into 10 raised to power 8 पावर करेक्ट, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसमें वो वैल्यू पुट करूं मास की जो एक्चुअली में खो गया था, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करूं, तो मेरे को वो एनर्जी मिल जाती है जो कोई 2 चीजों को जोड़ने में या अलग करने में लग गई। सबको समझ आया ये? यस मैम। मैम। जिनको डाउट था, जैसे प्रिया एंड नेहा, आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो प्लीज पूछ लो। मैम इसमें ई क्या होता है? एनर्जी, यस मैम। जो एनर्जी बन रही है वो निकाले। अब आइंस्टाइन ने क्या करा, मास से एनर्जी बना दी। ये नई डिस्कवरी थी फिजिक्स के लिए। किसी डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके। फिर हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। एक लाइन। स्ट्रेट। और मोमेंटम का? मैम टोटल क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, लीनियर जब हमने बताया और मोमेंटम बोल रहे हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो लीनियर मतलब किसी एक डायरेक्शन में, या तो एक्स वाली में या फिर वाई वाले में। अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू सेम रहती है एक टक्कर के काम दौरान। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। यस मैम। जैसे यहाँ पे हमने
दो बॉल्स ली, एक का मास था m और दूसरी का भी मास m लिया। अब क्या हुआ, ये वाली बॉल रुकी हुई है, रेस्ट पर है, और पीछे वाली बॉल आ रही है v वेलोसिटी से और उसने इसको टक्कर मारी। अब क्या हुआ, टक्कर मारने के बाद हमारे पास जो पहले वाली बॉल थी वो तो रेस्ट पर आ गई और दूसरी वाली बॉल मूव करने लग गई वेलोसिटी v से। सिस्टम समझ आया है क्या हो रहा है यहाँ पे? यस मैम। अब जब भी लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन सिस्टम लगाएंगे तो हमें देखना है टक्कर से पहले वाला मोमेंटम और टक्कर के बाद वाला मोमेंटम और उनको कंपेयर करना है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। जैसे यहाँ पे हमने एक जनरल केस ले लिया, दोनों का मास भी बराबर है एक रेस्ट पे, वैसे कैसे लिखते हैं कि अगर एक का मास है m1 और इनिशियल वेलोसिटी का क्या सिंबल होता है? U. यू m1 और दूसरे का मास से हम निकालिए तो m2 u2 और इनके बीच में अगर टोटल मोमेंटम देखना है तो जैसे हम चॉकलेट का कर रहे थे सबको ऐड कर रहे थे तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा। ऐसी अगर कोलिजन के बाद मतलब टक्कर लगने के बाद देखें तो m1 और फाइनल वेलोसिटी v1 m2 प्लस m2 मोमेंटम। m2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, अब कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम ये कहता है जितना टक्कर लगने से पहले था उतना ही बाद में होगा, तो बीच में एक इक्वल टू का साइन आ जाता है। सबको समझ आया ये? यस मैम। अब कंडीशन क्या है, ये लीनियर के लिए है, तो ये जो सारी वेलोसिटीज थी u, u2, v1, v2 ये या तो x की डायरेक्शन में होनी चाहिए या फिर y वाली डायरेक्शन में। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अब यहाँ पे मैं आपको एक जनरल बनाती हूँ। मान लेते हैं एक बॉल यहाँ पर है और दूसरी बॉल यहाँ पर है, इन दोनों की टक्कर हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये पिंक वाली बॉल यहाँ चली गई और जो दूसरी वाली बॉल है वो यहाँ पे आ गई। तो अब अगर हमें सॉल्व करना है तो ये इधर चली गई, मान लेते हैं वेलोसिटी v से, और ये चली गई v डैश से। अब अगर हमें सॉल्व करना है तो ये तो बीच में लटक रही है, x और y तो नहीं बना, तो x और y के लिए क्या करते हैं, x और y निकालने के लिए किसी वेक्टर का कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसका रिजॉल्व करते हैं ना, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो वो बना देते हैं। तो मान लेते हैं ऊपर वाले के ये दोनों बन गए और जो नीचे वाला है उसके बन गए एक इधर और एक इधर। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस। अब जब हम मोमेंटम की बात करते हैं कंजर्व की, तो या तो सिर्फ x की बात करेंगे और या सिर्फ y की। तो पहले तो ये बताओ, जब इनिशियली इनकी टक्कर नहीं हुई थी तो क्या कोई भी y में मूव कर रहा था? नो मैम। y में नहीं मूव कर रहे थे, तो सिर्फ x नो डायरेक्शन मैम। में। करेक्ट, ये उसको बोल देते हैं u और u डैश। तो जब हम x की बात करेंगे, x वाली डायरेक्शन की, तो ये वाली ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं, और इन दोनों का जो x में कंपोनेंट आ रहा था वो ले सकते हैं और इनको इक्वल कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस। अब ऐसे अगर हम y की बात करें तो y वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली जो ऊपर आई और ये नीचे वाली, बस इन दोनों को ही ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो कुछ थी नहीं, पहले तो 0 हो गई और बाद में इन दोनों से मिलके बनी। तो अभी आपको इतना थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ है तो ठीक है, क्योंकि बाद में लॉज ऑफ मोशन में और अच्छे से आएगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। बस इतना ध्यान रखना कि हम जब x वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो x वाली ही लेंगे वेलोसिटीज, y वाली डायरेक्शन ले रहे हैं तो पहले और बाद की y वाली ही लेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉल है यहाँ पे, वो रेस्ट पर है, रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट। ये दो टुकड़ों टूट गए, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों बराबर मास के और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है,
मान लेते हैं कि हमारे पास इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है। ये पहले का सिस्टम है और ये बाद का सिस्टम है। अब मेरे को ये बताओ कि ये दोनों ऐसे जाने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए? कौन बता सकता है कि सेम में जाने चाहिए अपोजिट जाने चाहिए? पहले का मोमेंटम तो 0 है। मैम एक बार फिर बोल क्वेश्चन। ऑपोजिट ओके, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ की बॉल ली है जो रेस्ट पे थी, बाद में क्या हुआ, इसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों का मास बराबर है 5-5 और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। अब ये बताना है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे या सेम डायरेक्शन? अगर मैम इनका कोलिजन होता है तब? हाँ, मतलब इसने क्या किया, ये वाली बॉल ने कुछ ऐसा किया कि ये 2 टुकड़ों में टूट गई। तो जरूरी नहीं कोलिशन हो, कभी कभी एक ही बॉडी 2 पार्ट्स में टूट भी जाती है। तो अब बताना है 2 टुकड़े जो बने वो एक ही तरफ जाएंगे दोनों या अलग अलग तरफ? मैम ऑपोजिट साइड मैम एक ही तरफ। अच्छा, क्या आपका आंसर क्यों बोला आपने अपोजिट तरफ? की यस मैम अपोजिट क्यों बोला? वैसे ही तुक्का या कोई रीजन सोच के बोला है? मैम ऐसे बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया। तमन्ना कहाँ पे डाउट है? मैम ये पूरा समझा देना मैम, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। ये क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ, नो मैम, कंजर्वेशन लॉस मतलब ये लीनियर मोमेंटम वाला। लीनियर मोमेंटम वाला। यहाँ पे तमन्ना मैंने ये बोला था सबसे पहले कि अगर हमारे पास लीनियर मतलब सेम डायरेक्शन है, या तो एक्स या फिर वाई, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मेरे पास 2 बॉडीज है, एक का मास m1 दूसरी का मास m2 और उनकी इनिशियल वेलोसिटी लो u1 u2 टक्कर से पहले, और इनका मोमेंटम निकालूं तो ये आएगा। फिर क्या हुआ, इनकी टक्कर हुई और इनकी वेलोसिटीज बदल गई v1 और v2, और अब टोटल ऐड करूं तो ये जो दोनों की वैल्यूज होते हैं कंजर्व रहती हैं। पर कंडीशन क्या है, या तो ये दोनों x में हो या फिर ये सारी की सारी चीजें y वाली। ये क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था, एक बॉल है रेस्ट पे है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है और बाद में उसके 2 टुकड़े हो गए और दोनों का मास बराबर है, दोनों की वेलोसिटी भी बराबर है, और ये बताना था वो दोनों अपोजिट तरफ जाएंगी या एक तरफ। तो कीर्ति ने बोला अपोजिट। ऑपोजिट साइड। प्रीति अपोजिट क्यों जाएंगी? मैम एक ही साइड। मैम वो Okay. ऑपोजिट साइड में जाएंगे और उनकी जो स्पीड होगी वो इक्वल होगी। हाँ, अपोजिट क्यों जाएंगे इसका रीजन पूछ रही हूँ। एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगी तो वो पीछे हटेगी ना सेम स्पीड से, पर अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, मैथमेटिकली समझाना, ये तो चलो सबका सही है कि अपोजिट तरफ जाएंगी, पर रीजन समझाना है। तो देखो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, सॉरी इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो गया। तो बाद में अगर मैं मोमेंटम को ऐड करूं तो उनका मास है यहाँ पे 5 और वेलोसिटी v प्लस 5 वेलोसिटी v, इसको ऐड करके 0 आना चाहिए था। यही यस अब वेलोसिटी एक पॉजिटिव होनी चाहिए थी, मतलब एक नेगेटिव। वो कब होता है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तभी होएगा ना। एक राइट जा रही है 10 स्पीड से और एक लेफ्ट में जा रही है, तो उसी केस में होगा। तो अगर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन थी तो आ गया। वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2, ये 0 होना चाहिए था क्योंकि इनिशियल तो 0 आ रहा है, दोनों का मास तो सेम है, काट दिया। तो मतलब v1 इक्वल्स टू माइनस v2 आ गया कि दोनों का साइज बराबर है और दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। समझ आया सबको ये? यस मैम। मैम
तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ऐसा हुआ। अब जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर दो। किसी को भी डाउट नहीं है इसमें? तमन्ना आपको समझ आया है ये? तमन्ना यस मैम। आपको क्लियर है ये? यस मैम। ओके। फिर अब आप बताओ मेरे को इनमें से कौन सा कंजर्वेशन लॉ नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंट। मैम डी आंसर। डी। करेक्ट आंसर है। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कंजर्वेशन लॉ नहीं होता है। क्लियर है सबको ये? यस। तो किसी भी लॉ में डाउट है तो प्लीज पूछ लो एक बार। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब संडे वाले टेस्ट में किसी को डाउट था? आप लोग ने कहा था ना डिस्कस करना है पेपर। यस मैम। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ डाउट था आप लोगों को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताना था। तो ये आप लोग किस किसने अटेम्प्ट करा था ये वाला? कि इसका फॉर्मूला क्योंकि बाद में आता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो हम जब फोर्स के लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो वो होता है G(m)(m) अपॉन r स्क्वायर। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा वैसे तो फोर्सेस में। यस मैम। यस मैम। और ये कैपिटल G होता है ये माना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी डायमेंशंस बताई थी। तो G इक्वल्स टू F(r स्क्वायर) अपॉन m। इससे निकल जाता ना फोर्स, मास और डिस्टेंस से। ओके। सेकंड वाले क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा थर्ड वाला किसने किसने अटेम्प्ट करा था? थर्ड वाले को देखो क्वेश्चंस में जब डायमेंशनलेस बताना है आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो कि ऑप्शन में इजी इजी चीजें थी। v से स्पीड है LT-1, r से डिस्टेंस है l और एक है हमारे पास LT-2 एक्सेलरेशन के लिए। तो अब ऑप्शंस में वैल्यूज पुट करके वो भी देख सकते थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 किस किसने किया? क्वेश्चन नंबर 4 मैम मैंने किया था। आपने किया था, करेक्ट आंसर था। यस मैम। यस। ये Yes. थोड़ा सा Yes. लंबा कि हमें सारे पार्ट्स में निकालना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, पर वैसे इजी था। हमने क्या किया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था MLT-2 और जहां पे उसकी पावर -1 है वहां -1 कर दी। एनर्जी के लिए क्या लिखा डायमेंशन फॉर्मूला? ML2T-2। L2T-2। ML2T-2 और लीनियर मोमेंटम के लिए MLT ML-1। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। इन चारों में किसी को डाउट था एग्जाम में या अभी डाउट है कि कैसे कर? नो मैम। किसका बर्थडे आज? मैम टीवी लगा है। अच्छा मेरे को लगा किसी का बर्थडे, फिर भी क्लास ले रहा बेचारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमें सेकेंड आंसर में 5 आंसर नहीं हो सकता है। इस वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैम 0.04040। आपके हिसाब से आपने ये वाला 0 इंक्लूड करा था मना? यस मैम। हम जब तक वो 0 इंक्लूड नहीं कर सकते लेफ्ट साइड वाला जब तक कि उससे पहले कोई नंबर नहीं। ठीक है, जब तक नंबर नहीं आता है उससे पहले तो वो वेस्ट है। जैसे 100 से पहले कितने भी 0 लगा दो वो वेस्ट है ना, ऐसे ही हम। यस मैम। इसीलिए नंबर के बाद वाले 0 तो इम्पोर्टेंट है पर पहले वाले वेस्ट हो जाते हैं। मैम ओके।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में द स्पीड का फॉर्मूला डिपेंड कर रहा था 3 चीजों पे, फोर्स पे, 2 ही चीजें, फोर्स और मास पर यूनिट लेंथ, और हमें फॉर्मूला बनाना था कि क्या वैल्यूज आ रही हैं ए और बी की। किस किसने ट्राई करा है ये? मैम मैंने किया था। अच्छा, जिसने ट्राई किया था मेरे को बस ये बता दो, मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा? ml minus मैम रिपीट करना, आवाज कट रही है। मैं ये पूछ रही थी कि मास पर, ओके, एम एल -3। मास पर लेंथ है वो, मास पर वॉल्यूम नहीं है। लेंथ, मैम मैम मुझे दिखाई दिया, वो दिखाई थी स्लाइड। हाँ, एम एल -1 लोगे, है ना? ओके, माइनस। ठीक है, ये वाला तो फिर भी इजी था। 6th वाला किस किसने ट्राई किया था? यस मैम। वो नहीं किया था किसी ने भी? पायल ने किया था, प्रीति ने, मैम किया था पर मैम गलत। मैम किया था पर आंसर लगा। सबका गलत आया ये वाला। यस मैम। ओके, नियति आपका भी करेक्ट नहीं था। यस मैम। चलो ठीक है, ये वाला भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 किसने ट्राई किया? क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया से, गलत था क्वेश्चन नंबर 7 का गलत था। मैम, ये गलत हो गया था। अच्छा, ओके, तो एक अभी पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6th में हमारे पास फॉर्मूला बनाना था टाइम पीरियड का, और वो डिपेंड कर रहा था एक तो प्रेशर पे, प्रेशर की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, और एनर्जी की पावर सी। तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का टी हो जाएगा, वो तो टाइम ही है, टी की पावर में इक्वल्स टू के। प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एम एल -1 टी -2 आएगा। T -2। अब डेंसिटी का ml minus 3। M1 एम एल -3 और उसकी पावर भी। एनर्जी का ml2 t minus 2। ml2 और इसकी होल पावर सी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे इन सबकी पावर्स ऐड करते हैं, तो मास के ऊपर एक तो ए आएगा इधर से, फिर बी, फिर सी। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ ये कैसे लिखा है? नो मैम। अब बताओ लेंथ के ऊपर क्या क्या आएगा? -8 -3b +2c प्लस -3 +2c। टाइम के ऊपर क्या आएगा? 2a प्लस -2c। क्लियर है सबको? यस मैम। यस यस मैम। करना था लेफ्ट साइड से कंपेयर करना था, तो लेफ्ट साइड में मास की पावर क्या है? 0। 0। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, और लेंथ की पावर 0। मतलब -a -3b +2c, ये भी 0 हो गया, और टाइम की पावर 1। +2a -2c, इसकी वैल्यू हो गई थी 1। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन आई है, और अब इनको सॉल्व कैसे करा था आप लोगों ने? ट्राई कैसे किया था? अच्छा, मैं सॉल्व करना बताती हूँ कैसे करते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से कोई एक चीज की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ए बी सी कोई सी भी, और उसको दूसरे में पुट करना है, क्योंकि 3 को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, 2 को तो इजीली कर सकते हैं, आपने अभी तक करा होगा ना। एक की वैल्यू दूसरे यस मैम। दो या कैंसिल कर दो, है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगी -b -c।
ये क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. यस अब ये वाली चीज अगर मैं सेकंड वाली क्वेश्चन में पुट करूं तो मेरे पास आएगा b प्लस सी माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब हमने क्या करा, b और माइनस 3b से आएगा माइनस 2b, c और 2c से आ जाएगा 3c इक्वल्स टू 0। 0 अब क्या करते हैं, लास्ट वाली में भी a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसी a की वैल्यू हम वहां पे पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू माइनस b माइनस c माइनस 2c इक्वल्स टू 1। ये पुट करेंगे तो 2b प्लस 2c माइनस 2c इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल थे ए बी सी, उनमें से एक को उठा के सब में पुट कर दिया ताकि 2 ही में ही रह जाए सब कुछ। यहाँ से 2c से 2c कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1 Ma'am, 1. 2b इक्वल्स टू 1 है। 0 और 1 कैसे बोल रहे हो? Sorry, ma'am. 2b इक्वल्स टू 1 आ रहा है। क्या 1 वैल्यू? वन बाय टू। फिर से कैलकुलेट करो। मैम -1 वन बाय टू। हाँ 1/2। सारा मैथ्स ऐसे ऐसे कर दी सारे मैथ्स की। देखो यहाँ पे 2b के साथ मल्टीप्लाई है, जब राइट साइड जाएगा तो कैसे जाएगा? -1/2 डिवाइड में जाएगा। 1/2 1/2। 1 by 2. समझ आया ये सबको? यस मैम। माइनस का साइन नहीं लगेगा उसके नहीं, साथ? मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन नहीं बदलता प्रीति, वो प्लस माइनस में ही बदलता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई का Yes, डिवाइड जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इस इक्वेशन में पुट करके c निकाल सकते हैं। यस मैम। अच्छा निकालो वैल्यू क्या आ रही है c की। मैं फिर से, आप लोग गड़बड़ करोगे ये की। c की वैल्यू क्या आ रही है? आप लोग के लिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ शॉर्ट में कि -2 इंटू 1/2 प्लस 3c इक्वल्स टू 0। मैम 1/3 मैम 1 1/3 हाँ सब करेक्ट आ रहा है 1/3। कोई ऐसा है जिसका 1/3 नहीं आ रहा है? Ma'am, 1 by 3 आ रहा है. 1/3 आ रहा है, वेरी गुड। जिन लोग का सबका 1/3 आया तो वेरी गुड, मतलब समझ आ गया अब आपको। अब हमारे पास b भी आ गया, c भी आ गया। अब इस वाली में मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ पुट करके। तब a की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, क्या आएगी? -1/2 -1/3 कितना हो जाएगा? बस यही निकालना है। बोलो। -5/6 -5/6 किस किस की वैल्यू आ रही है? -5/6 मैम 5/6 वेरी Ma'am, गुड। जिन लोग की नहीं आ रही by वो भी 6. देख लो। -1/2 -1/3 एलसीएम लोगे 6। पहली वाली टर्म से आ जाएगा -3, दूसरी वाली से -2। उनको ऐड करोगे तो -5/6।
किसको डाउट इसमें बता दो। किसी को डाउट नहीं है यहाँ पे, सबको समझ आ गया? Yes, no, ma'am. नो, अच्छा डाउट नहीं है के लिए नो मैम बोल रहे हो या समझ आने के लिए नो मैम बोल रहे हो? समझ आ गया मैम, अच्छा डाउट ठीक नहीं है। है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया उससे करेक्ट, -5/6, 1/2 और 1/3। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. कल की क्लास में क्या करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। और प्लीज प्लीज संडे के टेस्ट के लिए अगर वेक्टर्स और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में इन 3 टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज बता देना। मैं वैसे तो कल आप लोग की रिवीजन ही कराऊंगी डेरिवेटिव और वेक्टर्स की, और ये जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक समझना, मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर देना कि मैम वो वाला टॉपिक पक्का करा देना। अभी और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ओके, No, ma'am. गुड नाइट एवरीवन एंड गुड नाइट मैम। Thank you, थैंक यू ma'am.